Hello everyone. In today's lecture we are going to discuss about estimator from elementary inference BSc Maths Honors 4th Sem. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिमेटर के बारे में, टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर के बारे में एंड लास्ट इज हाउ टू चूज अ गुड एस्टिमेटर. And before we start this, let's discuss some of the important terms used in elementary inference. Number 1 is parameter. Number 2 is statistics, and third one is sampling distribution. Okay, so parameter word हम यूज करते हैं for population, whereas statistics is used to refer samples. Okay, तो ये हमारा population हो गया और population के डेटा को एनालाइज करने के लिए so instead of analyzing the whole data of population we are using or we are analyzing sample, let's say S1. population और ये पैरामीटर को हम यूजुअली डिनोट करते हैं थीटा और गामा से. डिफरेंट बुक्स में इसका डिनोट करने का जो सिंबल है वो डिफरेंट है. सो थीटा और गामा से हम पैरामीटर को डिनोट कर सकते हैं. पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में जो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको डिनोट करने का तरीका भी अलग है. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर फाइंडिंग द मीन ऑफ पॉपुलेशन we use mu to denote the mean, whereas in case of statistics mean is denoted by x bar. variance को हम डिनोट करते हैं पैरामीटर के केस में सिग्मा स्क्वायर से, and in statistics variance is denoted by square and so on. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम जैसे हमने एक सैंपल लिया है S1, इसी तरीके से हम नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं. सो S1, S2 एंड Sn. लेट्स से अगर हम इन सैंपल्स का मीन एनालाइज कर रहे थे तो S1 का मीन है x1 बार, S2 का मीन आया x2 बार और इसी तरीके से Sn जो nth सैंपल है उसका मीन था xn बार. तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक सैंपल्स ना लेकर हम बहुत सारे सैंपल्स लेते हैं और इस तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीन क्या होगा कि हम सारे मीन का एवरेज निकाल देंगे. अब इस तरीके से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ऑल द सैंपल्स. और यही सेम केस वेरिएंस के लिए भी यूज हो सकता है. अब सैंपल्स, किसी भी एक सैंपल से हम किसी डेटा को एनालाइज करें या हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, इन दोनों में कौन सा मेथड एफिशिएंट है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और वो किसी, अभी मैं पॉपुलेशन को यहाँ पर हरियाणा स्टेट मान लेती हूँ, जो हरियाणा स्टेट में इम्प्लीमेंट की गई और वो स्कीम विलेजेस में इम्प्लीमेंट हुई है. तो सिर्फ सैंपल के केस में हमने किसी एक सैंपल या किसी एक विलेज को चूज कर लिया और हमने वहां पे ये एनालाइज किया कि वो स्कीम उस पर्टिकुलर विलेज में इम्प्लीमेंट हुई है या फिर नहीं. और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने क्या किया कि इसी तरीके से हमने और विलेजेस भी लिए और विलेजेस से भी सैंपल लिया और फिर हमने उसको एनालाइज किया. अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो S1, जो हमने फर्स्ट सैंपल या फर्स्ट विलेज चूज किया था, उसमें वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी. तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हम बिल्कुल 0% बोलेंगे क्योंकि वहां पे वो स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट हुई थी. तो हम स्ट्रेट अवे हम 0% बोल रहे हैं. बट हो सकता है कि वो स्कीम उस पर्टिकुलर
विलेज में इम्प्लीमेंट ना हुई हो और वो बाकी की जो हम S2 S3 विलेज लेके चल रहे हैं, जो बाकी के हमारे सैंपल्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट हुई हो, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमें जो रिजल्ट है वो ज्यादा हमें एक्यूरेट मिल रहा है। अब वो S1 में लेट्स से नहीं हुई, S2 में हुई है, S3 में नहीं हुई, फिर S4 में हुई है, S5 में हुई, S6 में हुई है, तो हम सिर्फ एक सैंपल से बेस्ड कोई रिजल्ट बता रहे हैं और दूसरे केस में हम बहुत सारे सैंपल्स लेके फिर उसको एनालाइज करके अपना रिजल्ट बता रहे हैं। तो एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन अगर हम एस्टिमेटर की बात करें तो एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है कि अनुमान लगाना, किसी भी चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं। अब टाइप्स में ये जो एस्टिमेशन है वो दो तरह से हो सकता है। पहला है पॉइंट एस्टिमेटर और दूसरा है इंटरवल एस्टिमेटर। एज द नेम सेज, पॉइंट एस्टिमेटर में जो हम एस्टिमेट बताते हैं वो एक सिंगल वैल्यू का होता है, एक सिंगल वैल्यू हम बता रहे हैं जो हमने अनुमान लगाया है। और इंटरवल एस्टिमेटर के केस में वो एक रेंज ऑफ वैल्यू होती है। या फिर आप बोलो कि वो एक इंटरवल होता है। जब हमने पॉइंट एस्टिमेटर की बात की तो हमने सिर्फ वो एक सिंगल वैल्यू बताई जो हमारी ट्रू वैल्यू थी। अब इंटरवल एस्टिमेटर के केस में हमने एक इंटरवल बता दिया जिसमें वो ट्रू वैल्यू लाई कर रही है या फिर हमारे अकॉर्डिंगली जो एस्टिमेशन होगा वो किसी एक इंटरवल में लाई करेगा। तो उसमें काफी सारी रेंज ऑफ वैल्यूज यहां पर हमारे पास आ गई और इस इंटरवल को ही हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। Now let's discuss how to choose a good estimator. So 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सही और अच्छा एस्टिमेटर चूज करने के लिए। जैसे पहला है अनबायस्डनेस, सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इज एफिशिएंट एंड लास्ट वन इज आवर एस्टिमेटर शुड बी सफिशिएंट। सबसे फर्स्ट को डिस्कस करते हैं पहले। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक चीज को फेयर तरीके से कर रहे हैं या फिर उसमें पार्शियलिटी नहीं है और यू कैन से वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग वन थिंग ओवर द अदर। अब इसी चीज को हम एलिमेंट्री इन्फ्रेंस या फिर स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से देख रहे हैं या फिर ये एस्टिमेटर से किस तरीके से रिलेटेड है। अनबायस्ड के केस में हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स का, दैट शुड बी इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। लेट्स से इट इज थीटा। तो जब हमारे स्टैटिस्टिक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाती है उस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है। ये हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर की। और अगर स्टैटिस्टिक्स की भी ट्रू वैल्यू वही आ जाए जो हमारे पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू थी, तो उस केस में हमारा जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड कहलाता है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टैटिस्टिक्स की ग्रेटर हो जाए पॉपुलेशन पैरामीटर से, या फिर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये अनइक्वल रहे तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये बायस्ड है। एंड अगर स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो पॉपुलेशन पैरामीटर से ग्रेटर हो जाता है तो in that case we call it this is positively biased. When expected value of statistics is less than the population, it is negatively biased.
आई होप पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि एस्टिमेटर अनबायस्ड होना चाहिए। सेकंड है आर एस्टिमेटर शुड बी कंसिस्टेंट। अगर हम कंसिस्टेंट का मतलब समझें तो कंसिस्टेंसी में क्या है कि कोई भी एक लेट्स से कोई भी मॉर्निंग रूटीन है जो आप डेली फॉलो कर रहे हो एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी जो 4 या 5 दिन के लिए करी जा रही है उसको हम कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इस एक्टिविटी को कंसिस्टेंटली काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी हमारी हैबिचुअल एक्टिविटी नहीं बनी है। 4-5 दिन के लिए वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं तो इट इज वेरी मीनिंगलेस टू से दैट इट इज कंसिस्टेंट फॉर अ फाइनाइट नंबर और अ फाइनाइट डेज। तो हम फाइनाइट के बारे में कंसिस्टेंसी की बात नहीं करते। सो यहाँ पर हम n को जब इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच करेंगे, इसका जो पहला पॉइंट है, या फिर आप इसे सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन भी बोल सकते हो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए, व्हेन आर n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। व्हाट इज n? यहाँ पर n हमारा सैंपल का साइज है या जो भी डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं वो n यहाँ पर वो है, और उसको हम इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच करा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारा वेरिएंस है डेटा का वो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करना चाहिए। अगर इस तरीके से लेट्स से कि ये मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर की ट्रू वैल्यू है और ये हमारे स्टैटिस्टिक्स की ट्रू वैल्यू है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रू वैल्यू तो सेम है, बट स्टैटिस्टिक्स के केस में जो डेटा है वो हमारा ज्यादा वेरिएट हो रहा है या इसमें ज्यादा वेरिएंस है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो वेरिएंस कम होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा जब n इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा तो वेरिएंस 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करना चाहिए, वेरिएंस कम से कम होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट, ये आपको इसको आप फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको हम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ये हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या जो हमारे एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट शुड अप्रोच टूवर्ड्स आवर पॉपुलेशन पैरामीटर। और इसको हम बोलते हैं दिस इज आवर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, और यू कैन से कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है टू चेक दी वेदर आवर एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट और नॉट। अब अगर हम एफिशिएंट एस्टिमेटर की बात करें तो उससे पहले जो हमारा जो एस्टिमेटर होगा वो कैसा होगा, वो हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, और उसको आगे अब हम फर्दर देख रहे हैं कि वो एफिशिएंट है या नहीं। तो लेट्स से कि T1 एंड T2 दो एस्टिमेटर्स हैं जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स थे। अब हमें उसको चेक करना है कि वो एफिशिएंट एस्टिमेटर है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, अब यहाँ पे कंपैरिजन है कि जो हमारे एस्टिमेटर्स हैं उसका वेरिएंस क्या है। लेट्स से कि अगर T1 का वेरिएंस कम हो जाता है, वेरिएंस ऑफ T1, estimator T1 is less than variance of the estimator T2. In that case, we will that T1 estimator is efficient estimator. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस कम होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट। पहले केस में हम क्या बोल रहे थे कि वेरिएंस कम से कम होना चाहिए, या फिर जब n इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जा रहा है, जब हम एक लार्ज डेटा ले रहे हैं, n साइज यहाँ पे लार्ज है, तो वेरिएंस हमारा कम हो रहा है। एफिशिएंसी के केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएंस कम हो रहा है एज कंपेयर टू सम अदर एस्टिमेटर, और एफिशिएंसी फिर निकाली जा रही है कि उन दोनों एस्टिमेटर में से कौन सा ज्यादा एस्टिमेटर एफिशिएंट है। ओके, नाउ सफिशिएंट एस्टिमेटर, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेट्स से ब्लड टेस्ट। सफिशिएंट के केस में कोई भी एस्टिमेटर जब हमें पॉपुलेशन की
पैरामीटर की, या फिर आप बोलो जब हमें कोई भी एस्टिमेटर पैरामीटर की सारी इंफॉर्मेशन देता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर है। ब्लड टेस्ट के लिए हम एक सैंपल लेते हैं, हम पूरा ब्लड चेक नहीं करते। तो हमने क्या किया, ब्लड टेस्ट के लिए एक सैंपल लिया जिससे हमने ब्लड के बारे में सारी उसकी लाइक ब्लड टाइप क्या है एंड सारा जो डेटा है ब्लड के बारे में वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि पैरामीटर की सारी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ सैंपल से मिल रही है। तो ऐसे एस्टिमेटर को बोलते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। आई होप चारों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एस्टिमेटर चूज किया जाता है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सफिशिएंट एस्टिमेटर को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम, और इसको चेक करने के लिए पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ कि जो भी हमारे एस्टिमेटर्स हैं T1, T2 एंड सो ऑन, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर थीटा। और वो सफिशिएंट है या नहीं उसको हम चेक करते हैं बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, और उसके लिए हम ये शो कर दें अगर दैट आर L, what is L here? Joint density function. Okay, if this can be written as, or this can be factorized, this can be factorized as G of, इसको हम T और थीटा मान लेते हैं इंटू HX। यहाँ पे जो हमारा G फंक्शन है वो थीटा और T की फॉर्म में हो सकता है एंड हमारा H फंक्शन सिर्फ X की फॉर्म में हो, वेदर इट कैन बी समेशन xi और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी समेशन x, इस तरीके से हो सकता है हमारा HX, उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपने L फंक्शन को, L होगी, ये हमारा जॉइंट फंक्शन कहलाएगा, ये हमारे L की वैल्यू होगी। और फिर हम आगे फर्दर ये शो करेंगे कि L अगर इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है तो वो कहलाएगा कि वो एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। वन मोर थिंग, हम इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा से क्या समझते हैं कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स कि फंक्शन में थीटा नहीं होना चाहिए, दैट इज ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होने का मतलब क्या है कि फंक्शन थीटा कंटेन ना करे, बट उसके साथ साथ थीटा उसके डोमेन में भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपना फंक्शन fx मान रही हूं 1/3x, सो इस केस में आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है उसमें थीटा नहीं है, बट अगर मैं x की वैल्यू यहां पर a माइनस थीटा या b माइनस थीटा कर दूं, मतलब कि डोमेन इन वैल्यूज को भी ले सकता है, तो फिर उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, बिकॉज अगर मैं x की वैल्यू यहां पर a माइनस थीटा पुट करती हूँ तो हमारे फंक्शन में थीटा आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होने का मतलब ये है कि फंक्शन में भी थीटा नहीं रहेगा और साथ के साथ डोमेन में भी थीटा नहीं होना चाहिए। अगर ये डोमेन इसका है देन वी कैन कॉल इट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब यहां पर आप कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? अगर मैं अपना फंक्शन fx इज इक्वल्स टू थीटा x टू द पावर थीटा माइनस 1 कुछ इस तरीके से लेट कर लूं, तो हम L को कैसे लिख सकते हैं? L इज प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n और माइनस 1। थीटा को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा टू द पावर n, और प्रोडक्ट आ जाएगा फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n, इट विल रन फ्रॉम 1 टू n। और इसको अगर मैं अलग अलग करके लिख दूं कुछ इस तरीके से तो ये वापस ये फॉर्म हो जाएगा। नाउ
अब हम 1/x को अलग करके लिख रहे हैं क्योंकि मुझे hx चाहिए और hx यहाँ पे प्योरली हमारा x का फंक्शन होता है। तो थीटा एन को एज इट इज रहने दिया, समेशन x टू द पावर थीटा एंड इनटू में हमने कर दिया 1/x और इसकी पावर n कर दिया क्योंकि ये n टाइम इसका प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब मैं इसको अलग करके लिखूंगी तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर n। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये x और थीटा की फॉर्म में है, ये हमारा g फंक्शन हो जाएगा और ये इसको हम hx मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं अपने जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को, तब हम कहेंगे कि ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है। एफिशिएंट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेरिएंस जिसका कम है वो एफिशिएंट एस्टिमेटर है। और एफिशिएंट चेक करने से पहले हमने कंसिस्टेंट चेक किया होगा, इसलिए जो हम एस्टिमेटर ये T1 T2 ले रहे हैं दे आर ऑलरेडी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स। तो जब आपकी इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप ये मेंशन करोगे कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स को आगे हम फर्दर चेक कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर एस्टिमेटर्स चेक किए जा रहे हैं दैट इज ऑलरेडी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हम है उनकी वैल्यू, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा पॉपुलेशन जो पैरामीटर है उसके टूवर्ड्स अप्रोच करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक सैंपल लिया है, ठीक है, एक सैंपल को मैं एनालाइज कर रही हूं, तो जो मुझे वैल्यू मिल रही है, मैंने फिर 100 सैंपल्स को एनालाइज किया, फिर मैंने 1000 सैंपल्स को एनालाइज किया। तो जैसे जैसे हम अपने सैंपल का साइज बढ़ा रहे हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो किसके टुवर्ड्स अप्रोच करनी चाहिए, जो एक्चुअल में पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं कहलाएगा। और यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज हम एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एस्टिमेटर्स की, जितने भी एस्टिमेटर होंगे, लेट्स से कि अगर हम T1 T2 ये एस्टिमेटर्स मान रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी एस्टिमेटर की Tn, जो सीक्वेंस है हमारा एस्टिमेटर का, दिस शुड अप्रोच टुवर्ड्स थीटा। और जो वेरिएंस है हमारे एस्टिमेटर्स का, दैट शुड अप्रोच टुवर्ड्स 0 एज n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर्स, कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेटर है दैट इज अनबायस्ड और कंसिस्टेंट, एफिशिएंट और सफिशिएंट। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।